तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा 2024-25 का बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश कर दिया है। और आपको पता है कि फरवरी में जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था, क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव होना था। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाहूँगी कि निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी हाल फिलहाल में बजट इंट्रोड्यूस किया है वो उनका 7th टाइम बजट इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि जो बजट स्पीच दी गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पार्लियामेंट में, वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच है। तो आइए बात करते हैं बजट इंट्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो बजट इंट्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर हम देखें तो बजट की हार्ड कॉपीज़ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री रिचुअल के तहत भेजी जाती हैं और यूनियन कैबिनेट को इसको अप्रूव करना होता है। उसके बाद आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी वेंट आउट टू आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड इनॉग्रेटेड द न्यू बिगनिंग विद कर्ड एंड शुगर एज पर इंडियन ट्रेडिशन। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड हर टीम ब्रीफ द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द बजट। President Murmu then fed the finance minister curd and sugar, which is a symbol of wishes for good luck. तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू बजट की। तो सबसे पहले आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी है टू विड्रॉ मनी आउट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे नोट करने वाली बात एक बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि जो टर्म बजट है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, बजाय इसके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ बीइंग रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 117 में इन द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। आर्टिकल 114 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ विच कैन बी डन थ्रू द अप्रोप्रिएशन बिल। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड फुल बजट जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस साल दो बजट आए हैं, एक इंटरिम बजट और एक फुल बजट। तो ये जानना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैंने यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाई बजट इज़ इम्पॉर्टेंट। बजट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि बजट इम्पॉर्टेंट क्यों है। भाई देखिए, बजट हर एक देश के नागरिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी आप पैसा दे रहे हो वो सरकार के पास किस वे में जा रहा है और किस फॉर्म में सबमिट हो रहा है। एंड इट इज़ नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी टू नो कि हाउ मच इज़ द कंट्रीज टोटल डायरेक्ट टैक्स, हाउ मच इज़ द कंट्रीज टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, and what would be further investments made by the government in various fields। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना खर्च होगा, ट्राइबल्स के ऊपर कितना खर्च होगा, वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स में कितने पैसे स्पेंड होंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पैसे स्पेंड हो रहे हैं, डिफेंस में क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, विमेन को लेकर क्या इनिशिएटिव्स हैं, एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं और यूथ के लिए क्या नए नए स्टेप्स और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। साथ ही में ये देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश में भी अभी देखा गया था कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जॉब क्रिएशन काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो उस मामले में भी हमारे लिए बजट देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। वैसे तो हमें पता है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो इंट्रोड्यूस करती हैं बजट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। पर यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी है कि जो हम बजट इंट्रोड्यूस होता है हमारे कंट्री में, उसके पीछे कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं और कितने सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं। हमें ये तो पता है कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट इंट्रोड्यूस करती हैं, पर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स की बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। पर इसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा समय लगता है भाई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बजट प्रिपेयर किया जाता है वो काफ़ी सीक्रेसी में किया जाता है। फ्रॉम 1951 से लेकर 1980 तक देखा जाए तो दिस बजट वॉज प्रिंटेड एट अ प्रेस ऑन मिंटो रोड इन दिल्ली
फाइनली नॉर्थ ब्लॉक में वेयर द फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज सिचुएटेड, वहाँ पर सेटअप किया गया और जितने भी इन्वॉल्व मेंबर्स होते हैं उनको भी काफ़ी सीक्रेसी में रखा जाता है। दे ऑल्सो हैव सुपरविजन ऑफ इंटेलिजेंस टीम अपॉन देम। अब बात करते हैं व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर सेड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शी सेड कि आई एम happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives which facilitates employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth up to a period of 5 years with a central outlay of 2 lakh crore। तो सरकार इस बार 2 लाख करोड़ यूथ पर खर्च करने जा रही है जो उनके एजुकेशन, स्किलिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी बूस्ट करेगा। निर्मला सीतारमन जी ये भी कहती हैं कि एज मैंशनड इन द इंटरिम बजट वी विल फोकस ऑन 4 डिफरेंट कास्ट्स, द पुअर, द विमेन, द यूथ एंड द फार्मर। और ये एक बेसिक फोकस है इस साल के बजट का, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे के स्लाइड्स में। शी अनाउंस्ड कि निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि वी अनाउंस्ड हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मेजर क्रॉप्स डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस फॉर एटलीस्ट 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट। जितना भी कॉस्ट आता है किसानों के ऊपर उस पर हम 50% MSP रखते हैं किसानों के लिए। और साथ ही में PM गरीब कल्याण अन्न योजना वॉज एक्सटेंडेड फॉर 5 years बेनिफिटिंग मोर देन 80 करोड़ पीपल। और यहाँ पर देखा जाए तो गरीब कल्याण योजना जो कोविड के टाइम स्टार्ट हुआ था वो और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो निर्मला सीतारमन जी ने अनएम्प्लॉयमेंट से निपटने के लिए PM 5 स्कीम पैकेज को लॉन्च किया है, जिसके तहत टोटल लागत 2 लाख करोड़ रुपए आएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इस बार लिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ यह है कि इस बार NDA सरकार में BJP को कंप्लीट बहुमत नहीं मिली है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 पार्टीज़ का BJP को जमकर साथ मिला हुआ है। एक बिहार से देखें तो JDU का साथ मिला हुआ है और आंध्र प्रदेश से देखें तो TDP का साथ मिला हुआ है। तो हम न्यूज़ में भी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, ये चर्चा चल रही है कि बिहार स्पेशल स्टेट के दर्जे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहा है। पर हेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फर्म्ड दैट कि वो बिहार को स्पेशल स्टेट का स्टेटस नहीं देगी। पर बजट के शुरुआत में देखें तो बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज बोनैंजा दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टली इफ़ बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता तो बहुत सारे स्टेट्स आ जाते और इसके थ्रू बिहार में रोड प्रोजेक्ट्स के थ्रू ₹26,000 करोड़ एलोकेट किए जा रहे हैं। साथ ही में सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम पर बिहार को मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, उनके थ्रू फाइनेंशियल एड मिलेगी। और साथ ही में देखा जाए तो इन एडिशन टू रोड प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू इस्टेब्लिश एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। और यहाँ पर 4th पॉइंट जो ये पूर्वोदय योजना का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पूर्वोदय योजना है, द सेंट्रल विल ऑल्सो डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पूर्वोदया टू फोस्टर ऑल राउंड डेवलपमेंट इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी ये 5 स्टेट्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश पूर्वोदया योजना के तहत। आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कैपिटल सिटी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में, और इसी साल 15,000 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे आंध्र प्रदेश में कैपिटल बनाने के लिए, जो कि एक अच्छा स्टेप है। आगे देखें तो की फीचर्स ऑफ द बजट 2024-25। तो विकसित भारत के तहत इस साल के बजट में, इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में 4 मेजर फोकस किए गए हैं, 4 मेजर कैटेगरीज के ऊपर। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी अन्नदाता, जो हमारे फार्मर हैं, किसान भाई बंधु हैं। दूसरी कैटेगरी पे हैं गरीब, जो पुअर हैं। 3rd कैटेगरी है महिलाएं, विमेन। और 4th कैटेगरी हैं युवा, यानी कि यूथ। तो इस साल का पूरा बजट का जो थीम है
वो एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास पे बेस्ड है। और इसके रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं पीएम पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स के ऊपर, जो मैं आगे बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी एक एक करके। तो द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज ऑफ 5 schemes and initiatives. The package aims to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2 lakh crores. This year I have made a provision of rupees 1.48 lakh crores for education, employment and skilling. ये कहती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं स्कीम्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली जो स्कीम ए है 1 month's वेज फॉर फ्रेशर्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि दिस इनिशिएटिव्स प्रोवाइड्स अ 1 month वेज अपॉन ज्वाइनिंग द फॉर्मल वर्कफोर्स सपोर्टेड बाय अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इक्विवेलेंट टू 1 month's सैलरी अप टू ₹15,000। तो पहली स्कीम कहती है, जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जैसे कि मैंने भी आपको पहले की स्लाइड्स में बताया है कि इसमें यह बोला गया है कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए, जिनको फर्स्ट टाइम जॉब मिल रही है, उसके लिए सरकार आपको एक्स्ट्रा ₹15,000 तक देगी, जो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ यूथ को यहाँ पे डायरेक्ट फ़ायदा होने जा रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड स्कीम जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग में ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन को इंक्रीज़ करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ईपीएफओ के अंदर जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करने जा रही है, सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। पहले 4 सालों में अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब क्रिएट होती है, जिसकी वजह से अराउंड 30 लाख यूथ को डायरेक्ट फ़ायदा होने जा रहा है और हो सकता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करने जा रही है यहाँ ईपीएफओ में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में। स्कीम सी में जो एम्प्लॉयर्स के सपोर्ट की बात की गई है, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट दिया जाएगा सरकार से जो जॉब प्रोवाइड करवा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 15,000 तक है पर मंथ, तो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करना होता है एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर अगर 5,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 3,000 तक ईपीएफओ का पैसा री इन्वर्स कर दिया जाएगा। मतलब सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ₹3,000 एक्स्ट्रा देगी, जो 5 लाख जॉब क्रिएशन में मदद कर सकती है। अब ब्रिंगिंग स्केल एंड स्पीड टू स्किलिंग इन इंडिया, a centrally sponsored scheme under the PM's package will skill 20 lakh youth over the next 5 years। तो 20 लाख यूथ को अगले 5 सालों में स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करवाया जाएगा। कोर्स कंटेंट एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से सेट किया जाएगा। तो इंडस्ट्री को स्किल कौन सी चाहिए, उस आधार पर स्किल्स दी जाएंगी इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, और स्टूडेंट्स में भी वो स्किल्स उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू इम्पार्ट करवाई जाएंगी। सपोर्टिंग हायर एजुकेशन और फर्दर मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इज़ अनाउंस्ड, ओपनिंग न्यू एवेन्यूज़ फॉर यूथ। तो यूथ के लिए एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज़, अब इस स्कीम को लेकर यहाँ पर काफ़ी उत्साह है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ 1 लाख यूथ विल गेट इन नेक्स्ट 5 years। जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर सरकार कह रही है कि देश के अंदर जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आप इंटर्नशिप ले सकते हो, जिसके लिए 5,000 पर मंथ गवर्नमेंट आपको पे करेगी। साथ ही साथ ₹6,000 आपको 1 टाइम असिस्टेंस के लिए दिए जाएंगे, और ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो विमेन को एम्पावर करने के लिए भी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। विमेन के लिए सेटलमेंट प्लान्स लाए गए हैं वर्कफोर्स में, और लोन्स प्रोवाइड भी कराया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, नारी शक्ति विमेंस पावर हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द नरेंद्र मोदीज लेड गवर्नमेंट्स विजन
The budget 2024 highlights the priority of increasing women's participation in the workforce through the establishment of hostels and partnerships to conduct women specific skilling programs. तो यहाँ पर जो वुमेन वर्कफोर्स हैं उनके लिए सेटलमेंट और लिविंग स्कीम्स लाई गई हैं। साथ ही साथ अगर आगे आप देखोगे तो जो भी प्रॉपर्टी विमेन के नाम पर है उनमें कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी गई हैं 15%, वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। अदर इंटीग्रेशन ऑफ स्किल कंपोनेंट अगर देखा जाए तो जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है तो और सर्विसेज टू लेबर है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस है, इसमें भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती हैं कि वी रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर अ स्किल्ड वर्कफोर्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल मिशन अराउंड इन बजट 2024. This mission will significantly enhance our domestic production and recycling of critical minerals as well as facilitate the acquisition of essential mineral assets overseas. तो क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में भी बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो लेबर के लिए भी कहा गया है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंडोर्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एनहांसिंग सर्विसेज फॉर लेबर पर्टिकुलरली इन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग एज अनाउंस्ड इन बजट 2024. The comprehensive integration of the eShram portal with other platforms will provide a seamless one-stop solution for workers. This initiative ये जो है ये leverage करेगा open architecture database to address the dynamic labor market के लिए जो evolve करेगा skill requirement and job roles को. Inclusive human development, human resource development and social justice के तहत जो यूनियन बजट 2024 का है वो 3 प्रायोरिटी सेट करता है और स्टेज देता है फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन फॉर यूथ. द सैचुरेशन अप्रोच इंश्योर्स दैट ऑल एलिजिबल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग फार्मर्स, यूथ, विमेन एंड द पुअर आर एम्पावर्ड थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम्स. तो यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी अच्छी स्कीम्स लाने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार. By enhancing their capabilities, we open doors for our youth to gain skills and explore employment opportunities. तो स्किलिंग के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है और स्किलिंग के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते को और भी ब्रॉडन किया जा रहा है. अब बात करते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का बजट है 2024-25 का, उसमें मेनली 9 प्रायोरिटीज़ हैं, 9 पिलर प्रायोरिटीज़ हैं. सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग सेकेंड नंबर पे आता है. थर्ड नंबर पे है हमारा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. अर्बन डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, साथ ही में जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी ग्लोबल मार्केट में और चैलेंज भी है एक ग्लोबल सिनेरियो में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, उसके ऊपर भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से इंटरिम बजट में भी हमारे की फोकस एरियाज़ में था, इस बजट में भी देखा जा रहा है. इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारे देश में अभी भी जिसकी कमी देखी जाती है और थोड़ा पिछड़ा सेक्टर माना जाता है, उसको भी आगे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है. और साथ ही में बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं यहाँ पे अच्छे से कवर करूँगी, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स गवर्नमेंट क्या ले रही है वो भी मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी. तो ये बेसिकली 9 प्रायोरिटी है इस बजट में जो मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊँगी. तो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ फॉर विकसित भारत के तहत हम आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले सरकार यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहती है एग्रीकल्चर में रिसर्च को, क्योंकि रिसर्च होगा तो हम नए इनोवेशंस और नए इन्वेंशंस लेकर आएंगे और अलग अलग तरीके से हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकेंगे. सेकंड, गवर्नमेंट कह रही है हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, जो कि हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रायोरिटी मानी जा रही है अभी के समय में. थर्ड, रिलीज़ ऑफ न्यू वैरायटीज़, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन के ऊपर भी कोशिश की जा रही है पकड़ बनाने की. और नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के बारे में भी यहाँ पे सरकार बता रही है. तो एग्रीकल्चर में हमारे देश में रिसर्च सेक्शन में काफ़ी कमी देखी जाती है.
तो सरकार यहाँ कह रही है कि हम यहाँ रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही में कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी सरकार लेकर आएगी। इसके अलावा अभी भी हम बहुत सारे ऑयल सीड्स बाहर से मंगाते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स, तो उसमें हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये कहते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही में क्लाइमेट चेंज की वजह से इट हैज़ नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट कि अब ऐसे क्रॉप्स को उगाया जाए जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो और ज़्यादा गर्मी पड़ने से क्रॉप्स को नुकसान ना हो। तो उसके बारे में भी हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेप्स ले रही हैं, जिसके लिए 109 न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए हैं और इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी के लिए 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फार्मर्स के लिए रिलीज़ किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फर्दर यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग मतलब पेस्टिसाइड्स और यूरिया का इस्तेमाल कम करना, उसके लिए बोला गया है कि सरकार कोशिश करेगी 1 करोड़ फार्मर्स को पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रमोट किया जाए और उसको आगे प्रैक्टिस किया जाए। और अगले 2 सालों में सरकार यहाँ कोशिश कर रही है सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग करवाने की, जिससे एक बूस्ट मिले हमारे किसान भाइयों को भी। साथ ही में अपार्ट फ्रॉम दिस श्रिम्प प्रोडक्शन, जो हमारे फिशरमैन हो गए, उनके लिए एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करवाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट मदद करेगी। ऑल्सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टू बी यूज फॉर कवरेज ऑफ फार्म्स, और उनकी लैंड को नेक्स्ट 3 ईयर्स में डिजिटाइज किया जाएगा। अब एग्रीकल्चर के बाद बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के तहत पीएम्स पैकेज 3 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को हमें समझना होगा। तो स्किलिंग को लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डू केयरफुली लिसन टू इट। तो फर्स्ट स्कीम, पहली स्कीम, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट टोटल 5 पीएम पैकेज स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसमें बोला गया है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइमर्स के लिए, जिनको फर्स्ट टाइम जॉब मिल रही है, उनके लिए सरकार एक्स्ट्रा ₹15,000 तक देगी, जो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ यूथ को यहाँ पर डायरेक्ट फ़ायदा होने जा रहा है, जो यहाँ पर स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स में कवर किया गया है। अब जो स्कीम बी जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, उसमें ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए जॉब क्रिएशन को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो ईपीएफओ के अंदर जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, और पहले 4 सालों में अगर यहाँ पे जॉब क्रिएशन होता है तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर जॉब क्रिएशन होता है तो उससे डायरेक्ट 30 लाख यूथ को फ़ायदा होने जा रहा है। अब स्कीम्स की सी जो है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट दिया जाएगा सरकार से, तो जॉब प्रोवाइड करवा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इनकम अभी 15,000 है पर मंथ, तो ईपीएफओ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर ने अगर जैसे मान लेते हैं 5,000 कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे जो 3,000 तक का ईपीएफओ का पैसा है जो रीइंबर्स कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देगी अगर वहाँ पर जॉब क्रिएशन होता है तो जो यहाँ पे 15 लाख जॉब क्रिएशन में मदद कर सकती है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दिस एक्सपेक्टेड टू जनरेट 50 लाख जॉब्स। और साथ ही में आगे देखा जाए तो यहाँ पर स्किलिंग प्रोग्राम के तहत यहाँ पर लिखा हुआ है 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 ईयर पीरियड, मतलब जो 20 लाख यूथ को अगले 5 सालों में स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही में जो ये सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, उसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको भी अपग्रेड करवाया जाएगा। और थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स कंटेंट एंड डिज़ाइन अलाइंड एज पर स्किल नीड्स ऑफ इंडस्ट्री, तो जो भी यहाँ पर स्किल इंडस्ट्री में नीडेड है उसी हिसाब से कोर्स कंटेंट को भी डिज़ाइन करवाया जाएगा, और स्टूडेंट्स को भी जो स्किल नीडेड है उसी तरह से उसी बेसिस पे नॉलेज इम्पार्ट कराई जाएगी। फर्दर आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और एक बार खुद भी रीड आउट कर सकते हो और गो थ्रू कर सकते हो।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो पूर्वोदय प्लान जो है उसके तहत जो पिछड़े राज्य हैं हमारे देश में, सरकार उनके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट लेकर आएगी। जैसे कि 5 स्टेट्स की बारे में बात यहाँ पर किया गया है, जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में मैंने आपको बिहार वाली स्लाइड में भी अभी डिटेल में बताया था। तो उनके लिए जो पूर्वोदय है, विकास भी, विरासत भी, उनके लिए स्पेशली ये प्लान लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही में सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखा जा रहा है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया। मतलब जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब अमृतसर से लेकर कोलकाता तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और बीच में झारखंड में एक गया आता है जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, बुद्ध से रिलेटेड है। वहाँ पर इंडस्ट्री खोलने का प्रस्ताव पेश किया गया है। फिर से देखा जाए तो यहाँ पर एलोकेशन ऑफ मोर देन ₹3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। तो फिर से विमेन के लिए सरकार यहाँ पर ₹3 लाख करोड़ उनके लिए स्पेंड कर रही है। साथ ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो ट्राइबल्स के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो ट्राइबल का 63,000 विलेजेस में है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ ट्राइबल्स को डायरेक्ट फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेट अप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जाएंगे। और आप आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल फीचर लेकर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड अगेन गो थ्रू इट। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू असेसमेंट मॉडल लेके आएंगी फॉर MSMEs। मुद्रा लोन्स के बारे में बात की गई है, क्रेडिट सपोर्ट के बारे में बात की गई है MSMEs की ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, जो कि एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोकल बिजनेस पीपल को। क्रेडिट गारंटी स्कीम मिल रही है फॉर MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनहांस स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग और MSME यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। तो MSME के लिए न्यू असेसमेंट मॉडल की बात की गई है। मुद्रा लोन में मैक्सिमम ₹10 लाख की ग्रांट किया जाता था पहले अंडर तरुण कैटेगरी, बट अब ये बढ़ाकर डबल कर दिया गया है 20 लाख तक। मतलब जिसने पहले लोन लेकर टाइमली उसको पे कर दिया है तो वो अब वो री लोन ले सकते हैं अप टू 20 लाख रुपीज़। तो 20 लाख रुपीज़ वो री लोन ले सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए 12 इंडस्ट्रियल पार्क खोलने जाएंगे अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में बहुत अच्छे से यहाँ पे स्निपेट पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पर रेंटल हाउसिंग, जो वर्कर्स अपनी सारी कमाई रेंट्स पर गवा देते हैं, उनके लिए डॉर्मेंसी टाइप अकोमोडेशन बेस्ड ऑन PPP मॉडल बनवाया जाएगा। थर्ड यहाँ पे बात की गई है क्रिटिकल मिनरल्स की। तो क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडिया में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो अभी चाइना जिसके ऊपर चाइना की मोनोपोली हो रखी है, तो वो मैं आपको आगे की स्लाइड में भी क्लियर करूँगी। इसके अलावा एपिलेट ट्रिब्यूनल सेटअप करवाया जा रहा है इंसॉल्वेंसी या इश्यूज़ से निपटने के लिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव अप्रोच है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यू कैन पॉज द वीडियो एंड अगेन गो थ्रू इट एंड जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट की। तो अर्बन डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट हाउसिंग हो गया, जो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इनकरेज स्टेट्स की प्रॉपर्टी पर जो स्टैम्प ड्यूटीज़ है वो घटाई जाए इफ़ दैट हाउसिंग इज़ ओन्ड बाय अ फीमेल या महिला के नाम पर है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी अगर प्रॉपर्टी किसी फीमेल के नाम पर है, किसी फीमेल के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ओन्ड है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटीज़ घटाई जाएंगी। इसके अलावा
लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्ट्रीट मार्केट्स सेटअप करवाने के लिए मदद की जाएगी, जो हमारे सेकेंड पॉइंट में यहाँ मेंशन है। स्ट्रीट मार्केट्स, इन्विजनिंग अ स्कीम टू डेवलप 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन सिलेक्ट, जो भी मार्केट है आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। फिर यहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए बड़े शहरों में यहाँ पर पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है तो उनको डेवलप करवाया जाएगा टू रिड्यूस ओवरऑल कंजेशन, जैसे मेट्रो लाइंस हो गई तो उसके लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाया जाएगा। फिर वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है कि टू प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर 100 लार्ज सिटीज़ थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। तो अलग वाटर एक सबसे बड़ी समस्या है। अर्बन एरिया में 100 बड़े शहरों में सरकार वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार फंडिंग करने जा रही है और बैंक्स से इजी लोन्स मिल सके ताकि वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाए। साथ ही में आगे हम बात करें तो गरीबों के लिए हाउसिंग नीड्स के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत गवर्नमेंट कह रही है कि 1 लाख करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ के घर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए घर प्रोवाइड कराए जाएंगे और 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जो रेंटल पर रह रहे हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो एक मिडिल क्लास और पुअर के लिए काफ़ी अच्छा इंसेंटिव्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हुए दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, जो ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी चैलेंजिंग है और डिमांडिंग भी है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बड़े पावर प्लांट्स लगाने की जगह गवर्नमेंट सोच रही है कि दे विल सेटअप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, और साथ ही इस बार न्यूक्लियर और पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज़ को भी इन्वॉल्व होने का पूरा मौका दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो एनटीपीसी और भेल की पार्टनरशिप होगी और 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का फुल स्केल में सेटअप किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। साथ ही में यहाँ पे बात की गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो घर सोलर पावर प्लांट से सेटअप किए जाएंगे और कराए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की सुविधा देगी और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिशियरीज बनाया जाएगा और 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी टोटली प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बढ़ते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो इस बजट में विकसित भारत के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देखने के लिए हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेटास दिए गए हैं इसको हम एक चार्ट में देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे की स्लाइड्स में। जस्ट अ सेकेंड। तो एज सेड इन इंटरिम बजट ₹11.11 lakh will be spent on infrastructure which will amount to 3.4% of GDP, ये जो कहा गया है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में। और सेकेंड पॉइंट में ₹1.5 lakh करोड़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स स्टेट्स को दिया जाएगा एज अ रिसोर्स एलोकेशन। और थर्ड कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब सड़क योजना है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चली आ रही है, वो रूरल एरियाज़ के अंदर रोड्स की कनेक्टिविटी को बिल्कुल अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उसके तहत फेज़ 4 में लाया जा रहा है जिससे 25,000 रूरल इनहेबिटेंट्स जो हैं उनको ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। साथ ही में राइट साइड में आप देख सकते हो इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के लिए क्या कहा गया है कि जैसे स्टेट्स हो गए आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड, वहाँ पर फ्लड मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो सके उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप लेगी और इरिगेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। जैसे कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हो गया एंड अदर 20 ऑनगोइंग न्यू स्कीम्स
और हिमाचल प्रदेश के लिए बोला गया है कि वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए असिस्टेंस दी जाएगी फ्लड की वजह से। अब देश की इकोनॉमी में जो अगला इम्पॉर्टेंट पहलू है वो टूरिज़्म आता है। तो यहाँ पर टूरिज़्म में बात की गई है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, जो कि मॉडल है ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल के मॉडल पर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, बिहार के राजगीर में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंडर टूरिस्ट को सहूलियत देने की पूरी कोशिश होगी। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो कि द डेवलपमेंट ऑफ नालंदा एज टूरिस्ट सेंटर, जो बिहार में है, उसको बहुत अच्छे से देखा जा रहा है इस बार। फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हो, असिस्टेंस दी जाएगी उड़ीसा के टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए। तो जहाँ पर ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पर अभी बीजेपी गवर्नमेंट भी आई है, तो इसलिए भी काफ़ी डेवलपमेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो इस बार बजट में काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स लिए गए हैं। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च के अंडर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेशन विल बी सीन। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करते हुए अराउंड 1 लाख करोड़ स्पेंड किए जाएंगे। साथ ही साथ स्पेस इकोनॉमी के लिए वेंचर कैपिटल फंड एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, जो अपने कंट्री में अभी उतना डेवलप नहीं है और थोड़ा सा बैकवर्ड और पिछड़ा सेक्टर माना जाता है। बट इसको कंटिन्यूअस इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है और बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पॉइंट्स भी आप जॉट डाउन कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए रूरल और अर्बन एरिया के लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या BHU आधार लाया जा रहा है सभी लैंड के लिए, भू आधार लाया जा रहा है सभी लैंड्स के लिए। यह सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में डेटा रहने से आपको फ्यूचर में अगर कभी लोन लेना होगा तो वो इजी पड़ेगा आपके लिए। किसानों के लिए काफ़ी बेहतर स्कीम है और सरकार का कहना है कि वो ये नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स के अंडर करने जा रही है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया जा रहा है, जो आप पॉज करके इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। ये कुछ डेटा फैक्ट्स हैं जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है इंडिया के बारे में, और जो अलग अलग PMI इंडेक्स है, फिस्कल डेफिसिट है एज परसेंटेज ऑफ GDP, इन्फ्लेशन जो है। तो ये सारे डेटा आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो और अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशंस के तहत। अब जो टैक्स प्रपोजल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो अब देखते हैं टैक्सेस को लेकर क्या बोला गया है। तो सबसे पहले नंबर पे जो रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने 6 मंथ के विद इन रिव्यू करवाने की जानकारी दी है और कहा गया है कि उसको रिन्यू करवाया जाएगा। दैट विल बी रिन्यूड एंड पॉसिबली न्यू एक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू इश्यूज इन द एक्ट ऑफ 1961 विच यूजुअली गेट्स पॉइंटेड आउट। तो काफ़ी अपोजिशन रहती है, पार्लियामेंट में भी काफ़ी चर्चा चलती है इसके बारे में, डिबेट डिस्कशंस होते रहते हैं इस एक्ट के बारे में। तो ये एक्ट काफ़ी चर्चा में है। तो इसके बारे में कहा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इसको रिव्यू करवाया जाएगा विद इन 6 मंथ्स और एक न्यू एक्ट और न्यू प्रोविजन के तहत इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। सेकेंड नंबर पे है सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज़ एंड TDS। तो सिंप्लीफिकेशन करवाया जाएगा लिटिगेशन एंड अपील्स फॉर प्रीवियस टैक्स पेयर्स, ताकि उनको थोड़ी सहूलियत मिले। थर्ड बात यहाँ की जा रही है टैक्स बेस बढ़ाने को लेकर। टैक्स बेस बढ़ाने के प्रपोजल के साथ गवर्नमेंट इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसके लिए भी गवर्नमेंट अपने टैक्स बेस को बढ़ाएंगी। फिर बात की जा रही है यहाँ पे एक्सपोर्ट और ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस को सिंप्लीफाई और इजी बनाने के लिए, ताकि लोगों को जो बिजनेस करने का पूरा अवसर मिले। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कस्टम ड्यूटी को लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टैक्सेस के अंडर, जो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में काफ़ी अच्छे से स्निपेट पॉइंट्स में मेंशन्ड है। इसके अंदर कई तरह के टैक्स में बदलाव किए गए हैं। मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाया गया है, आप देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट पे आप देखोगे कि मोबाइल इंडस्ट्री में 15% की ड्यूटी
कर दी गई है रेगुलर ड्यूटी को कम करके, और गोल्ड सिल्वर को 10% की कस्टम ड्यूटी बाहर से मंगाने के लिए जो लगाई जाती थी उसको घटाकर 6% कर दिया गया है। फार्मर्स के लिए जो ड्यूटी है 5% तक रिड्यूस कर दी गई है। कैपिटल गुड्स जो बड़ी मशीन्स हो गई जैसे सोलर सेल्स, उसमें जो गवर्नमेंट है कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने का सोच रही है और कह रही है गवर्नमेंट की इसको हम देश में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स जिस पर चाइना ने मोनोपोली कर रखी थी, तो 25 क्रिटिकल मिनरल की कस्टम ड्यूटी को पूरे तरीके से हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल के तहत बात करते हैं सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है। जैसे इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एक्चुअल में होते क्या हैं, जैसे इफ़ यू हैव कैपिटल और एनी शेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा या रिलायंस का शेयर आपके पास है जो मोर देन 1 ईयर आप रखते हो, तो उससे जो आपको फ़ायदा मिल रहा है गेन्स फ्रॉम दैट शेयर्स आफ्टर 1 ईयर जो आपके पास मिलेगा, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसके बारे में कहा गया है कि दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है 12.5% से इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव इंसेंटिव है जिसकी वजह से तेज़ी से गिरावट देखने को भी मिली है। जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट के बारे में स्पीच दे रही थी, इस साल जो फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट की स्पीच पार्लियामेंट में जब दे रही थी और इसके बारे में जब उन्होंने बताया, तो निफ्टी में और स्टॉक मार्केट में और मार्केट में जो उसके लिए एक काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि उनके लिए जो टैक्स बेस है वो बढ़ा दिया गया है, जो टैक्स परसेंटेज है टैक्स रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो काफ़ी यहाँ पर उसकी वजह से गिरावट देखी गई है मार्केट में। सेकंड हम आते हैं शॉर्ट टर्म गेन के बारे में। तो 1 साल के अंदर जो शेयर आप खरीद कर बेच देते हो उस पर 20% टैक्स लगता था, तो लग रहा है अब, तो वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन नहीं होता है उनके लिए देयर इज़ इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स टू ₹1.25 लाख पर ईयर, जिसमें लोअर इनकम फैमिली को फ़ायदा होगा, और कैपिटल इनकम वाले तबके के ऊपर टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास और पुअर के लिए टैक्स जो है वो कम कर दिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए भी। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ, ये जो है एंजल टैक्स को अबॉलिश करने की बात की गई है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट स्टार्ट की थी कि टैक्स उनको भी टैक्स करें, विच मैनी पीपल नॉट प्रमोटेड, कि जो नए हमारे स्टार्टअप्स खोलते हैं, जो नए हमारे बिजनेसमैन आते हैं और स्टार्टअप्स खोलते हैं, उनको भी गवर्नमेंट ने टैक्स करना शुरू कर दिया था, जो बहुत अपोजिशन के बाद अब जाकर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एंजल टैक्स वो नहीं लगा रहे हैं। Another important thing which government did is that government reduced foreign companies corporate tax rate from 40% to 35%. तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। अब सिंप्लीफाइंग न्यू टैक्स रिजाइम, तो अब टैक्स स्लैब क्या रखा गया है, तो इनकम टैक्स स्लैब जो एक न्यू इनकम टैक्स स्लैब लाया गया था, और जो एक तो ओल्ड था हमारा इनकम टैक्स स्लैब, उसके बाद न्यू इनकम टैक्स स्लैब लाया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो नया वाला टैक्स रिजीम है उसमें चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या था कि जो आपका 3 लाख से 6 लाख के बीच इनकम थी उस पर 5% का टैक्स लगता था, इसको ₹1 लाख बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले 6 लाख से 10 लाख तक अगर आपकी इनकम लेवल है तो उस पर 10% टैक्स लगता था। आफ्टर दैट जो 3 लाख है और से 7 लाख तक वाले इनकम ग्रुप है उस पर 5% टैक्स लगता था। इसमें क्या किया गया है कि जो फिर 9 लाख से 12 लाख वाले इनकम ग्रुप हैं उनको 15% टैक्स देना पड़ता था। पर अब क्या किया गया है कि जो हमारे 7 लाख से 10 लाख वाले इनकम ग्रुप हैं उनको 10% टैक्स देना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ ऑरेंज बार। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे 10 लाख से 12 लाख वाले ग्रुप हैं उनको 15% टैक्स देना होगा, ये जो हमारा ग्रीन बार है। और 12 लाख से 15 लाख वाले इनकम ग्रुप को 20% टैक्स देना होगा। साथ ही में जो 15 लाख से ज़्यादा जिनकी आमदनी इनकम है उनको 30% टैक्स देना होगा। तो सैलरीड डिडक्शन फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 टू 75,000। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो यू हैव टू पे
5% एज मैंशन अंडर 3 लाख टू 7 लाख इनकम स्लैब, पर ऐसा नहीं है। न्यू रिजाइम के तहत यहाँ पर अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा ये कह रही है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। जैसे अभी यहाँ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर 75,000 गवर्नमेंट ने कर दिया है। मतलब इफ़ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय एंड यू हैव एनुअल इनकम ऑफ 7.75 लाख, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यू हैव टू, बट इफ़ यू हैव 10 लाख इनकम तो आपको 10% टैक्स जो है वो उस स्लैब में आता है। साथ ही में यह कहा गया है डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 15,000 टू 25,000। अब आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ गवर्नमेंट ने एक 2 चार्ट्स यहाँ पे दिए हैं कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किन किन सेक्टर्स में करती है। मतलब गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से हो रही है और गवर्नमेंट वो इनकम को कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, जो है रिसीट्स का। रिसीट्स मतलब बेसिकली इसका मतलब होता है इनकम, मतलब कमाई। और किसकी कमाई की बात हो रही है यहाँ पे? गवर्नमेंट की कमाई। तो यहाँ पे रिसीट्स मतलब होता है इनकम, सरकार को पैसे कहाँ से आते हैं। तो रिसीट्स के अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं इसके अंदर आते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी। तो इन सब से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं और सरकार का कहना है कि 2024 में 31.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसीप्ट आने वाला है। साथ ही में कैपिटल रिसीट्स के अंडर देखें तो गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कंपनी की डिसइन्वेस्टमेंट कर दी तो उससे इनकम आ गई। गवर्नमेंट बोरो करती है अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए तो वो गवर्नमेंट की इनकम हो गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो कैपिटल रिसीट्स है 2024 का, तो वो 16.9 लाख करोड़ आने वाला है। तो ये दोनों इनकम है गवर्नमेंट की, अगर इनको ऐड कर दें तो हमारा जो टोटल वैल्यू आती है वो है 31.1 लाख करोड़ प्लस 16.9 लाख करोड़ इज इक्वल्स टू 48.2 लाख करोड़ इन 2024-25। तो ये सरकार की 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम एक्सपेक्टेड की गई है। अब बात करें अगर एक्सपेंडिचर की, तो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 2 कैटेगरी का है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जैसे कि सैलरी पे करने के लिए, पेंशन की पे करने के लिए, जिससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई इनकम नहीं आ रही है। लेकिन अगर जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है जहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है उन सेक्टर्स पर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गए, और उन एक्सपेंडिचर्स के थ्रू जो गवर्नमेंट को एसेट क्रिएट करते हैं और जनरेट करते हैं इनकम फॉर द गवर्नमेंट, तो ये वो एक्सपेंडिचर हो गए। तो देखा जाए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं उनको हमेशा कम होना चाहिए, यानी कि एक्सपेंडिचर को हमेशा रेवेन्यू रिसीट से कम होना चाहिए, यानी कि जो खर्च है वो आमदनी से कम होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो हमारा खर्च है देश का, वो आमदनी से, देश की सरकार की आमदनी से ज़्यादा हो जा रहा है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जो कि एस्टिमेट किया गया है 4.9% ऑफ जीडीपी फॉर द करंट फिस्कल ईयर और इज़ टू रीच 4.5% बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि कुछ डिडक्ट होते हुए हमें दिख रहा है हमारा फिस्कल डेफिसिट, बट ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस डेटा इज़ यूज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया और एनी अदर कंट्री। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर जो है ये हमारी इनकम है सरकार की, हमारे गवर्नमेंट की, और ये हमारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर हमेशा कम होना चाहिए, पर यहाँ देखा जा रहा है जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट जैसे सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। पर एक अच्छी बात यहाँ ये भी है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो डिक्रीज़ होते हुए भी दिखाई दे रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। तो ये एक अच्छी बात भी है और इसके ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश भी की जा रही है।
अब देखा जाए तो रेवेन्यू कहाँ से आती है सरकार के पास, तो रेवेन्यू आती है सरकार के पास सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये गवर्नमेंट का ही डेटा है जो बजट में आया है, 27% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ के थ्रू। फिर इनकम टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को इनकम होती है 19% की, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ के तहत इनकम होती है गवर्नमेंट की 5%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट की इनकम हो रही है 18%, कॉरपोरेशन टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट कमा रही है 17%, और अलग अलग जो भी डेटा है आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। तो ये जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट डेटाज है वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अगर हम देखें इधर तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ हो रही है, तो 19% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की हो रही है इंटरेस्ट पेमेंट को देने में। तो इंटरेस्ट पेमेंट में गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंड कर रही है, जो उनके लिए गवर्नमेंट के लिए एक एसेट क्रिएट नहीं करके दे रहे हैं और एक इनकम जनरेट नहीं कर रहे गवर्नमेंट के लिए, तो फिर ये भी एक कंसर्निंग इशू है। और उसके बाद 21% जो है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 21% है। अब 9% जो यहाँ पे है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स देखा जा रहा है। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 8% जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, अदर एक्सपेंडिचर्स 9% है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो 16% उनके ऊपर। डिफेंस के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा खासा 8% जितना खर्च करती है। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट 6% दे रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है सरकार का। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से इन डेटा को जॉट डाउन कर सकते हो और आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन या फिर आंसर एनरिचमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ डेटा फैक्ट्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर इन मेजर आइटम्स किस किस में हमारी सरकार एक्सपेंडिचर करती है। डिफेंस में आप देखो 4,54,000 के अराउंड, रूरल डेवलपमेंट में हमारी सरकार करती है 2,65,000 के अराउंड, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में 1,51,000 के अराउंड, होम अफेयर्स में 1,50,000 के अराउंड, एजुकेशन में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 1,25,000 के अराउंड, आईटी एंड टेलीकॉम में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 1,16,000 के अराउंड, हेल्थ में 89,000, एनर्जी सेक्टर में 68,000 के अराउंड, सोशल वेलफेयर में 56,000 के अराउंड, और जो हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके लिए गवर्नमेंट कर रही है 47,559 के अराउंड। तो ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो एनालिसिस डेवलप करने के लिए और आंसर्स में डेटा यूज़ करने के लिए। सेकेंड, इधर देखा जाए तो एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, तो मनरेगा में गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार कितना खर्च कर रही है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में सरकार कितना कंट्रीब्यूट करती है, PLI और फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेटा स्निपेट्स और ड्राइंग्स में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, सोलर पावर के लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र LPG के स्कीम्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो कितने पैसे देती हैं, लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम के अंडर क्या खर्च हो रहे हैं गवर्नमेंट के। तो ये जो रिसीट्स है गवर्नमेंट की और जो एक्सपेंडिचर है उसका ग्राफ भी है जो आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी होलिस्टिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर करने की कोशिश की है इस बार के यूनियन बजट को, हाइलाइट्स और एनालिसिस दोनों कवर करने की कोशिश की है मैंने। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो टिल देन कीप वॉचिंग। थोड़ी भी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। You can also help others. Till then, continue your hustle, keep hard working. I will see you in the next video. Till then, Jai Hind.